अच्छा, ये है कि जो मेरी प्रेजेंटेशन है या मेरा टॉपिक है वो फ़िल्म दर्ज पे है सिमोन की। और फ़िल्म जो है वो इट्स ऑन कैनिबलिज़्म। और कैनिबलिज़्म जो है वो क्योंकि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया गया है। और उसमें ये है कि हमें बहुत से ऐसे पॉइंट्स दिए गए हैं फिल्म में कि हम उसके बारे में सोचते हैं। डायरेक्ट लाइंस दी गई हैं अबाउट द लॉ एंड अबाउट कैनिबलिज्म के इस पे जो है वो काम नहीं हो रहा ज़्यादा। इसके बारे में जो है वो हमारी सोसाइटी अभी तक कोई ऐसा हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो अभी तक कोई ऐसा उसमें नहीं आया कि कैनिबलिज्म पे सज़ा दी जाए और उसका कोई प्रॉपर एक निकाला जाए। तो ये टॉपिक मैंने इसीलिए चूज़ की है कि इस पे थोड़ी-सी रिसर्च हो और इस पे थोड़ा-सा बताया जाए और इस पे थोड़ी-सी वर्किंग की जाए कि अगर कोई इस तरह का क्राइम करता है तो उसके पीछे मकसद क्या होता है। मकसद से मुराद है कि क्या वो इंसान जो है किसी अपने साइकोलॉजिकल फेज से गुजर रहा है या कोई उसको इज ही हैबिचुअल। और या इस तरह का कोई उसका ऐसा उसके दिमाग पे इफेक्ट होया हुआ है या इफ देयर इज एनी अदर रीजन कि वो भूख की वजह से कर रहा है या कि उसको किस क्यों इस तरह से इसको करने को हो रहा है। तो हमारे जो इस टाइम मुल्क में इस क्राइम का जो कोई सज़ा बनाई गई है वो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल है। जैसा कि भक्कर में भी 2 भाई पकड़े गए थे ग्रेवयार्ड्स को देख करके उनमें से बॉडीज़ निकाल के खाते हुए। उनको भी 2 साल की सज़ा हुई थी और 2 साल की सज़ा के बाद उनको छोड़ दिया गया था। और उसके बाद वो दोबारा पकड़े गए एक दफ़ा। और उसके बाद एक छोटा-सा बिल पास हुआ जिसमें स्टिल कोई ऐसी सज़ा अभी नहीं डिफाइन की गई। अगर ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा भी कोई डिफाइन की गई वो 1 से 5 या 6 साल तक की सज़ा है और उसमें फिर कुछ फाइन है और उसके बाद वो दोबारा से इंसान रिलीज हो जाता है। अच्छा, तो माय पॉइंट इज़ कि जो फ़िल्म है इस फ़िल्म में ये दिखाया गया है कि 2 कैरेक्टर्स हैं जिसमें एक गुल है और एक लैला है। वो किस तरह इस पूरे मामला में इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनको क्या ज़रूरत पेश आती है कि दे स्टार्टेड ईटिंग द बॉडीज़। तो जो मेन कैरेक्टर है गुल वो दिखाया गया है कि बहुत ज़्यादा अपने एंगर को अपने अंदर रखता है। उसमें एक बदले की आग होती है और वो चाहता है कि मैं किसी ना किसी तरह अपने इस गुस्से को निकालूं। और ऑन एन अदर हैंड कि वो कोई काम भी नहीं कर रहा और उसको भूख भी है और उसने अपनी भूख भी मिटानी है। और इसी तरह जो एक कैरेक्टर है लीला वो इसके साथ जब इन्वॉल्व होती है वो ऑलरेडी एक ऐसा कैरेक्टर है जो दिखाया गया है कि चोरी करके अपना पेट पालती है। मगर क्योंकि वो चोरी करके जब पकड़ी जाती है और माशरे में उसको उसके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, उसको सज़ा के तौर पे जब वो चोरी से पकड़ी जाती है उसके बाल काट दिए जाते हैं और उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है। तो वो भी इसी गुल के साथ इन्वॉल्व होके उस कैनिबलिज्म में पड़ जाती है। तो द पॉइंट इज़ के हमारे यहाँ अगर हम देखें तो अभी तक कोई इस पे वर्किंग नहीं की गई, सच एज़ कोई लॉ पास नहीं हुआ। और सब कॉन्टिनेंट में भी अगर देखा जाए तो हमारे इंडिया में भी बहुत ज़्यादा इस तरह का क्राइम किया जाता है और वहाँ पे भी कोई इस पे इसकी इसके अकॉर्डिंगली कोई सज़ा नहीं अभी तक फाइनलाइज़ की गई कि क्या इन लोगों को अ, जो है वो बॉडीज़ निकाल के खाने पे किस तरह का अ, इनके साथ रवैया किया जाए। क्या इनको रिहैब में भेजा जाए या इनको अ, इनका ट्रीटमेंट करके इनको बेहतर इंसान बनाया जाए या इस सज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको किस हद तक सज़ा दी जाए कि ये उसके बाद ये दोबारा हरकत ना करें। सो इस सारी प्रेजेंटेशन में बेसिकली मेरा कैनिबलिज्म को एक्सप्लेन करने का मैंने डिटेल दी हुई है कि ये बेसिकली होता क्या है और ये कहाँ से जनरेट हुआ था और इसकी फर्दर टाइप्स क्या हैं
कि किस-किस तरह के कैनिबलिज़्म जो है वो लोग जो हैं वो कर रहे हैं और किस तरह से इसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उसमें ये है कि ओवरऑल एक डिटेल दी गई है कि ये जनरेट कहाँ से हुआ था, जो कि एक कहानी है स्पेन की। वहाँ से जो ट्राइब्स थे वो एक दूसरे को लूटते थे और उसके बाद फिर अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल दिखाने के लिए वो दूसरे इंसान को खा लेते थे, और उससे फिर बहुत ज़्यादा एक टेरर जनरेट हो जाता था, और उस ट्राइब में जो है वो एक पावर जनरेट होती थी। और इस तरह के कुछ रिचुअल्स भी हैं कुछ डिफरेंट कंट्रीज़ में कैनिबलिज्म से रिलेटेड, जैसे फॉर एग्जांपल चाइना में एक इस तरह की रिचुअल पाई जाती है जिसमें कि जो एक फैमिली है वो उनमें से जो सबसे बड़ा उनका बेटा या बेटी होते हैं वो अपने माँ बाप के बीमार होने पे अपना कोई ऑर्गन या अपनी कोई पार्ट ऑफ बॉडी जो है वो उनको देते हैं कि ये खा के वो सेहतयाब हो सकें। और इस तरह से ही जो चलता आ रहा है कि बहुत सी डिफरेंट और कंट्रीज़ में और इस तरह के एरियाज़ में इस तरह इसको फॉलो किया जाता है। तो हमारे यहाँ क्यों होता है पाकिस्तान में, इस पे जो है वो वर्किंग करनी करनी चाहिए और पता कराना चाहिए कि क्यों इस तरह के केसेस निकलते हैं। जनरली अगर टाइप्स ऑफ कैनिबलिज्म देखें तो एक्सो कैनिबलिज्म होता है, एंडो कैनिबलिज्म होता है। एक्सो कैनिबलिज्म के अंदर भी बहुत सी टाइप्स हैं, मगर जो दो बेसिक टाइप्स हैं वो एक तो रिवेंज बेस्ड होता है जो वॉर वॉर टाइम्स में और ट्राइब्स में और इस तरह के सिनेरियोज में कैनिबलिज्म किया जाता है, और एक मेडिसिनल होता है। और दूसरा जो एंडो कैनिबलिज्म है उसमें पियासल है और एक फिनरी राइट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। तो ये इनके फर्दर टाइप एक्सप्लेन है। और ये कुछ कई जगहों पे जो है वो हमारे जो ये इस कैनिबलिज्म की डिटेल में अगर फर्दर जाते हैं, हमारी फिल्म से अगर मैं इसको रिलेट करूं तो इस पे हमारा कोई ऐसा फिल्म में ऐसा रोल नहीं दिखाया गया या ऐसा सिनेरियो नहीं दिखाया गया जो रिचुअल से बेस्ड हो या वॉर से रिलेटेड हो। अ, हमारी फिल्म में सिर्फ ये दिखाया गया है दर्ज में कि इंसान कितना मजबूर कर दिया जाता है और किस हद तक मजबूर हो जाता है इस गुनाह को करने के लिए, जिसमें हमारी जो कैरेक्टर है लीला, उसने भी डायलॉग्स में यही बोला है कि तुमने मुझे मजबूर किया है ये गुनाह करने को। जिस पे जो मेन कैरेक्टर है गुल, वो आगे से उसको यही रिप्लाई करता है कि ये कोई गुनाह नहीं है, ये हमारी भूख की वजह से है। ठीक है, हमें मजबूर किया जाता है कि हम इस तरह के गुनाह करें। सो काफ़ी पावरफुल किस्म की लाइन्स भी इसमें हैं डायलॉग्स में, और जिसके बाद इंसान से सोचने पे मजबूर हो जाता है कि क्या इतनी भी क्या मजबूरी और इतना भी क्या गुस्सा और इतनी भी क्या भूख कि आप एक इस भूख को काम करके पैसे कमा के भी अ, वो कर सकते हो, मिटा सकते हो। वाई टू ईट बॉडी ऑफ ऑफ यू नो लाइक दिस। तो इसी तरह जो हमारी फिल्म है उसमें इन्होंने कैनिबलिज्म की जो टाइप यूज़ की है वो ये रिवेंज में और मेडिसिनल में नहीं आती, ना ही इस तरह की डिफरेंट उसमें कैटेगरी में आती है। ये आती है उसमें कि इंसान या तो अपनी मजबूरी के तहत या अपने गुस्से के तहत जो है वो आउट ऑफ सेंसेस हो जाता है और उसको फिर गुनाह गुनाह नहीं लगता, और वो इस तरह की हरकत करने पे मजबूर हो जाता है। और वो चाहता है कि उसके साथ जो भी इन्वॉल्व हो, अगर वो भी उसी की तरह का है तो वो भी ये गुनाह करे। सो अब मेरा जो फर्दर पॉइंट है वो ये है कि अगर तो हम इस पे स्टडी करें और अगर हम इस पे रिसर्च करते हैं तो हम हमारी रिसर्च के थ्रू शायद इस पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन या कोई लॉ मज़ीद डेवलप हो सके। आई एम नॉट श्योर कि इस पे पाकिस्तान में तो इतना ज़्यादा इस कैनिबलिज्म पे काम नहीं होया हुआ, मगर इस फिल्म के बैन होने पे इस पे ज़्यादा वर्किंग हुई है, क्योंकि जब
ये फिल्म बैन हुई थी तो बहुत से लोगों की क्यूरियोसिटी बिल्ट हो गई थी कि इसको देखने और इससे रिलेटेड इस टॉपिक पे जो है वो काम करना है. सो एट द एंड ऑफ दिस फिल्म आप अगर देखें तो उसमें बहुत ही उसको दर्दनाक किस्म की एंडिंग भी बनाई हुई है कि वो बहुत से लोगों को खा लेते हैं दोनों, और फिर जो है वो इसी तरह वो आज़ाद हो जाते हैं. मेन मकसद यही था मेरा ख्याल है इस फिल्म का कि उसमें जो ये गुनाह करता है वो जितने भी बॉडीज को खाता है और उसके बाद पकड़ा भी जाता है, अगर जेल भी जाता है और उसको सजा भी होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे ही इज रिलीज्ड. ठीक है, एंड ही इज गॉन, और वो पकड़ा नहीं जा रहा, और क्योंकि हमारा यहाँ पे कोई ऐसा लॉ ही नहीं डेवलप होया हुआ जो उसको एक एक्सटेंसिव किस्म की सजा दे सके जिसके बाद वो ये हरकत ना करे. सो इसी तरह इस फिल्म में जो वो है क्या कहते हैं, बाकी जो कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं, लॉयर दिखाया गया है, वो भी कोशिश कर रहा है कि मैं किसी तरह इसको सजा दे सकूं. एग्रेसिव किस्म के पुलिस के लोग दिखाए गए हैं जो अपने कानों को हाथ लगा के कह रहे हैं कि मैं किस तरह से इस गुनाह को सजा दिलवाऊं, क्योंकि हमें तो कोई दफा ही नहीं मिल रही कि हम किस तरह इस मुजरिम को सजा दिला सकें. सो इतने क्लियर कट वर्ड्स और इतने क्लियर कट लाइंस फिल्म में है कि एवरीवन इज कंफ्यूज्ड कि अगर कोई मुजरिम पकड़ा जाता है तो हम उसको किस शेक में रख के किस दफा के तहत इसको सजा दिलवाएं, जबकि हमारे पास यहाँ पे कोई इस तरह का लॉ ही नहीं है रिगार्डिंग टू दिस क्राइम. अगर ज्यादा से ज्यादा भी कोई सजा मिलेगी तो वो 1-2 साल की सजा मिल जाएगी. उसके बाद if the person is habitual of eating bodies, वो बाहर निकल के दोबारा वही हरकत करेगा. और if he is not mentally well, तो वो भी दोबारा से निकल के किसी को भी पकड़ के ये कर सकता है. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आगे जो है वो इसमें दिखाया गया सारा, और lack of law is the main point. And हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्योंकि कोई लॉ नहीं है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी डिस्कशन की गई है इस फिल्म में. और अगर ये एक बिल पास हुआ था आफ्टर वो भक्कर वाले इंसिडेंट से, कि जब वो बाहर निकले थे और 2 साल की सजा काटने के बाद, तो उन्होंने अपने घर में ही दोबारा किसी बच्चे को पकड़ा था, और उसको पुलिस ने ढूंढते ढूंढते इनको दोबारा से तलाश किया, दोबारा से सजा हुई इस केस में, और स्टिल देयर इज नो लॉ आफ्टर दिस बिल. और जो अब मेरा रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से रोड मैप है वो इस तरह से है कि मैंने अपना जो आइडेंटिफाई करना है टॉपिक, उसके बाद मैंने एक लिटरेचर रिव्यू दिया है, और फर्दर उस पर जो है वो ऑब्जेक्टिव्स आएंगे आइडेंटिफाई करने हैं, रिसर्च है, एंड देन इस पे हम फर्दर एनालिसिस करेंगे, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस ऑफ रिसर्च देखेंगे, फिर फाइनल फाइंडिंग्स की तरफ जाएंगे. सो रिसर्च गैप से रिलेटेड अगर देखा जाए तो दिस इज द मेन पॉइंट के that hinders in detailed analysis of the rationale behind the existence of this phenomena in a society, in particular in that lack of research and law towards the social motive that drives a person to do this unsettling act. कि जब आपके पास कोई लॉ ही नहीं होगा, जब आपको डर ही नहीं होगा इसकी सजा का, जब आपके पास जब एक क्राइम करने वाले को पता होगा कि मैं ये हरकत करने के बाद दोबारा छूट सकता हूँ, तो फिर वो दोबारा इस पे एक्ट करेगा. और जो फर्दर अगर हम इस पे देखें तो रिसर्च टॉपिक जो है वो पाकिस्तान के अलावा और बहुत सी जगहों पे लॉ नहीं है. बेसिकली आयरलैंड में लॉ नहीं है, जर्मनी में इसका कोई लॉ नहीं है, तो इस पे स्टडी भी किया जा सकता है.
और जो मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि साइकोपैथोलॉजी को समराइज करें। मैं ये चाहता हूँ कि फर्दर इस पे देखा जाए कि ये जो भी केसेस हैं, क्या ये लोग जो है नॉर्मल हैं या एबनॉर्मल हैं, आर दे इवन सेन और इनसेन, क्या इन लोगों को रिहैब में भेजा जाना चाहिए या इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। असल फिर ये भी आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है कि क्या ये एडिक्शन है या नहीं है, और किस बेसिस पे कैनिबलिज्म हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे मुल्क में स्पेशली। क्या सोच के जो है वो अक्सर हमारे, मेरा ख्याल यहाँ पे भी केसेस हुए थे कि कब्रों में से मुर्दे गायब होना शुरू हो गए थे, और एक टाइम पे आके बहुत पुलिस एक्टिव हुई थी तो ये थोड़ा सा कम हुआ था, बट स्टिल देयर इज नो सच फाइंडिंग्स के अगर आपके पास कोई क्रिमिनल पकड़ा भी जाता है तो उस पे किसी ने कोई ऐसी वर्किंग नहीं की कि पता चल सके कि वो ये हरकत क्यों कर रहा था। क्या वो मेंटली अपसेट था, या क्या वो वाकई ही इतना गरीब था कि भूख ने उसको इस जुर्म को करने के लिए जो है वो मजबूर किया। सो देयर इज नो सच स्टडी एंड फाइंडिंग्स कि हमारे यहाँ ये इस तरह से क्यों किया जा रहा है। सो इसके अकॉर्डिंगली सारी अभी देखेंगे कि रिसर्च में फर्दर आगे मैंने किस तरह से इसको लेके चलना है, और हम जो है वो जो है अपना सर्वे कंडक्ट करें या हम अपनी रिसर्च को किस तरह से इसके फर्दर फाइनल पॉइंट पे लेके जाएं। दैट्स इट। जी, क्वेश्चंस? जी, क्वेश्चंस? मैम क्वेश्चन तो नहीं है, बस एक सजेशन ही है कि एक मूवी है आमिस के नाम से, इंडियन मूवी है, और मेरे ख्याल से कोई उनकी रीजनल मूवी है। तो उसमें भी एक नए तरीके से कहता है ना इस कैनिबलिज्म को दिखाया गया है कि एक जो लड़का है वो अपनी एक औरत को अपना गोश्त बेसिकली वो खिला रहा होता है, क्योंकि दोनों खाने के ऊपर बहुत ज्यादा उनकी जो दोस्ती होती है वो खाने पर होती है। और वो मूवी जो है वो घूमती है कि वो लड़का अपना गोश्त काट काट कर उसको खिलाने लगता है। तो एक एक नई किस्म की मूवी थी, बहुत दो तीन साल पहले ही आई थी, और बहुत ज्यादा उसने मतलब एक तूफान बर्पा किया था अपने सब्जेक्ट को लेकर। जिंदा इंसान खिला रहा है ना उसमें तो? जी ऐसा ही है। चले, ऑल राइट। तो अभी एनी अदर कमेंट? जी आतिफ, जरा आप पीछे के स्लाइड्स पे जाएंगे। आतिफ, आपने सच कोई बात नहीं की रिगार्डिंग रिलायबिलिटी, वैलिडिटी और एनालिसिस मेथड के ऊपर, बट आई थिंक इट वाज जनरली वेरी गुड। कहीं कहीं मुझे इम्प्रेशन मिल रहा था कि कहीं आप ऑडियंस स्टडी की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि जिस तरह मैंने अभी शजी से बात की थी कि जो क्वेश्चन था उसको कितने गौर से देखा। बट आई थिंक इट्स फाइन, क्योंकि जो फिल्म के अंदर जिस तरह ये रिप्रेजेंटेड है, और फिर मैंने आपसे कहा था कि रियलिटी से कनेक्ट करें, तो रियलिटी, रियल इंसिडेंट तो आपके पास मौजूद है ना, जिसका आप जिक्र बार बार कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो दो भाइयों की आप बात कर रहे हैं, जिसका आपने न्यूज क्लिप का शॉर्ट ऐड किया हुआ अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर, सो आई थिंक बिटवीन दीज टू थिंग्स के जो दुर्ज दुर्ज है फिल्म और बेस्ड ऑन रियलिटी है, तो आप फिल्म के सीन्स और जो रियल इंसिडेंट है उससे उसको कुछ मिला के लिटरेचर के साथ मिक्स करके यू कैन सर्टनली वर्क ऑन योर जो फाइनल एग्जाम वाला पार्ट होगा ना, तो आप उसको वहां पे कवर कर सकेंगे, राइट?
तो आई थिंक कि वो इसमें ये इशू, वो जो एक चीज जो मुझे लग रही थी कि कहीं ये ऑडियंस की तरफ तो नहीं जा रहा, वो नहीं है इसके अंदर। आप इसको बेसिकली बिटवीन फिल्म एंड रियलिटी, इसको आई थिंक मिक्स करके विद लिटरेचर यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन इट। ऑब्जेक्टिव्स पे जाइएगा जरा। जी, ये आ गया जी। राइट, हाँ जरा इसको फुल स्क्रीन कर लें। ये जो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, अगर इसमें से अगर आप ये मोटिव्स का वर्ड अगर निकाल भी देते हैं ना, टू स्टडी द मोटिव्स ऑफ कैनिबलिज्म, अगर आप सिर्फ ये भी लिखते हैं कि टू जी स्टडी कैनिबलिज्म, टू स्टडी कैनिबलिज्म इन दुर्ज, राइट, जी तो जी ये जो आपके बाकी दोनों ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसके एम्बिट के अंदर आ जाएंगे, ओके क्योंकि आपने पहले वाले को मोटिव्स पे रिड्यूस कर दिया ना। तो अगर आप पहले वाले को रिड्यूस नहीं करेंगे, अगर आप उसको रिड्यूस नहीं करेंगे, तो फिर आप उसके अंदर जो है ये लीगल का जो आपने पॉइंट रेस किया था, वो उस फर्स्ट के अंदर ही कवर हो जाएगा, इफ यू आर स्टडिंग कैनिबलिज्म इन दुर्ज, राइट। तो ये जो नंबर 2 है कि उसमें लीगल इश्यूज का जो पॉइंट रेस हुआ है, वो आप उसके अंदर उसी के अंदर कवर हो जाएगा। फिर दूसरी बात जो है, जो आपने साइकोपैथोलॉजी की जो बात की, वो भी फिल्म के अंदर है कोई साइकोपैथोलॉजी से रिलेटेड। जब वो आप कह रहे हैं कि फिल्म आखिर में उसको रिलीज कर देती है, तो इसका मतलब है कि बीच में उस लड़के का कोई ना कोई इन दोनों भाइयों का सीन होगा साइकोपैथोलॉजिस्ट के साथ, राइट। जी जी तो बेसिकली मैं आपसे यही कही थी कि अगर आप इनको अलग से लिखना चाह रहे हैं, चलें आप इसको अलग से लिख लें, लेकिन ये है कि अगर आप इसमें से ये फर्स्ट वाले में से सिर्फ मोटिव्स निकाल देते हैं और उसके बाद भी बाकी दोनों रखते हैं, तो आपके पास गुंजाइश ज्यादा होगी कि आप दुर्ज के अंदर जितने भी इश्यूज आ रहे हैं वो आप देख सकेंगे। तो उस सूरत में आपको सिर्फ मोटिव्स या सिर्फ लैक ऑफ लॉ या साइकोपैथोलॉजी, 3 क्वेश्चंस के ऊपर जो है, 3 चीजों के ऊपर आपको रिड्यूस नहीं करना पड़ेगा ना। उसके आखिर में आपने क्वेश्चन तो एक ही लिखा, जब आप 3 ऑब्जेक्टिव्स लिख रहे थे, तो उसका मतलब ये है कि आप उन 3 ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड कम से कम 3 सवाल तो ढूंढे ना, जी राइट। ये पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो मोटिव, तो आपके अगले में लिखा है व्हाट आर द सोशल मोटिव्स, रिसर्च क्वेश्चन में लिखा हुआ है। फिर आपने लिखा है टू हाईलाइट द लैक ऑफ लॉ, लेकिन उसके आगे आपने कोई रिसर्च क्वेश्चन नहीं डेवलप किया सेकंड ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट। फिर आपका थर्ड जो है साइकोपैथोलॉजी ऑफ ऑफेंडर्स इन्वॉल्व इन दिस एक्ट, उसके ऊपर भी आपने कोई रिसर्च क्वेश्चन एज सच डाला नहीं है, बाकी के 2 ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्वेश्चन मौजूद नहीं है। तो इस वजह से मैं कह रही थी कि अगर आप अपना पहला ऑब्जेक्टिव भी अगर सिर्फ टू स्टडी कैनिबलिज्म इन दुर्ज रखेंगे, तो फिर आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उसके अंदर आप लीगल की सब हेडिंग कहीं भी डाल सकते हैं आप अपने रिसर्च पेपर के अंदर। साइकोपैथोलॉजी के भी हेडिंग आप उसके अंदर डाल सकेंगे। आपको सिर्फ फिल्म में से दोनों से रेलेवेंट सीन ढूंढ के उन हेडिंग्स के अंदर आप डिस्कस कर सकेंगे। अदरवाइज आई वुड से कि आप अपने ऑब्जेक्टिव्स और रिसर्च क्वेश्चंस को आपस में मैच करें, ताकि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके क्वेश्चंस के थ्रू मीट हो जाएं, राइट। और बेसिकली जो है वो आई थिंक बड़ी, मतलब कलर्स के हवाले से तो आई वुड से कि इट वाज अ काफी प्लीजिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन, सॉरी प्रेजेंटेशन। और आई थिंक कि अच्छा है, लिटरेचर भी ठीक है, आपने उसकी नज़र भी आ रहा है कि यू हैव थॉट अबाउट इट, और इसमें जो भी था। तो बेसिकली आप रिसर्च गैप तो आपको वही मिलेगा कि जो सारी दुनिया में इस इशू के ऊपर जो भी काम हुआ हुआ है, उसमें अगर पाकिस्तान के अंदर काम नहीं हुआ हुआ, तो आप उसको चाहे एक्सटेंशन के हैं या गैप फिलिंग के हैं, वो उसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच। ओके, गुड, वेरी नाइस, थैंक यू।